नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। टाटा नगरी जमशेदपुर में तालाब में तैरती हुई एक लड़की की लाश मिलती है, लेकिन लाश की हालत ऐसी थी कि उसकी शिनाख्त बेहद मुश्किल। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि करीब 5 दिन पहले इसी शहर में एक लड़की गायब हो गई। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस लड़की के घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में नहीं लिखाई। इसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है। फिर एक एक कर 4 किरदार ऐसे सामने आते हैं जिनको देखते हुए पुलिस को शक होता है कि इन्हीं में से कोई असली कातिल है। लेकिन फिर जब असली कातिल का चेहरा सामने आता है तो खुद खाकी चौंक उठती है। पिछले कुछ रोज से झारखंड के टेल्को इलाके में तैनात एक पुलिस वाला होकर भी परेशान था। कोई उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, इस बात की परवाह किए बिना कि वो पुलिस में है। कुछ तो ऐसा उसके पास था जिसके खौफ में वो पुलिस वाला उस ब्लैकमेलर के दबाव में था। धीरे धीरे कर 40,000 रुपए ऐंठे भी जा चुके थे और उसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी बीच अचानक उसी इलाके के एक तालाब पर तैरती प्लास्टिक की बोरी में बंद एक लाश मिलती है। लाश में तालाब का पानी इस कदर भर चुका था कि वो फूल कर इस हाल में पहुंच गई कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। वो पुलिस वाला उसी थाना इलाके में काम करता था जहां ये लाश मिली, लेकिन सवाल ये था कि ये लाश किसकी थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो पता चला कि लाश 30-32 साल की लड़की की है। साफ नजर आ रहा था कि यह मामला कत्ल का था और लाश को निपटाने की नीयत से उसे प्लास्टिक की बोरी में बंद कर तालाब में फेंका गया। मगर यह लाश थी किसकी, ये पता लगा पाना मुश्किल था, क्योंकि लाश की हालत बेहद बुरी थी। मरने वाली लड़की के कपड़े से साफ जाहिर हो रहा था कि वो ठीक ठाक घर से हो सकती है। पहले आसपास के थानों में और फिर पूरे जिले के पुलिस स्टेशनों में इस बात का अलर्ट भेजा गया कि पिछले कुछ दिनों में ही गुमशुदगी की किसी भी रिपोर्ट की इत्तला दें। लेकिन शहर से ऐसी किसी लड़की के गायब होने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। मुमकिन था कि लड़की जमशेदपुर के बाहर की रहने वाली हो और कत्ल के बाद लाश यहां लाकर तालाब में फेंक दी गई हो। जाहिर मामला पेचीदा था, लिहाजा पुलिस के सामने इस मामले से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करना एक चुनौती। के अंतर्गत तार कंपनी का एक तालाब है। उस तालाब में एक बैग मिला। उस बैग में 2 अंगुलियां दिखाई दी। जब इसकी सूचना जमशेदपुर पुलिस को मिली तो तत्काल इन्होंने बैग को बाहर निकलवाया, उसको चेक किया तो उन्होंने पाया कि एक महिला की डेड बॉडी उसमें है, जो कि थोड़ी डिकम्पोज्ड अवस्था में है। पुलिस को पहली लीड मिली, जो आधी अधूरी जरूर थी, लेकिन कम से कम इस मामले की शुरुआत करने के लिए काफी थी। पता चला कि शहर के साउथ पार्क के पौश इलाके से पिछले 5 दिनों से इसी उम्र की एक लड़की अपने घर से गायब है, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं करवाई। 12 नवंबर को ये लड़की अपने किसी दोस्त से मिलने की बात कहकर घर से रात के वक्त निकली थी और फिर लौटी नहीं। तो सवाल ये था कि घर से कोई लड़की गायब हो और उसके घर वाले बेचैन न हो, पुलिस में रिपोर्ट तक न लिखाएं। घर से किसी ने इस सिलसिले में कंप्लेंट तक नहीं दी। हालांकि जब पुलिस ने इस लड़की के घर वालों को बुलाकर लाश की तस्दीक करवाई तो उन्होंने अपनी बेटी को पहचान लिया। फिर मैं जब टेल्को थाना में गई तो फिर बोला गया कि ये मतलब वहाँ पे है, डेड बॉडी एमजीएम में है, एमजीएम में रखा गया। तो फिर हम एमजीएम गए। एमजीएम में जा करके फिर मतलब देखे तो हमें फेस से बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि दीदी है। फेस से बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था। फेस एकदम डिकम्पोज हो गया था और एकदम पहचान में ही नहीं आ रहा था। अगर हमने उसे पहचाना है तो सिर्फ उसके ऑर्नामेंट से पहचाना है। पता चला कि मरने वाली लड़की का नाम वर्षा उर्फ त्रिशा पटेल था। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े होने की वजह से वो रात को अक्सर बाहर रहती थी। कई बार तो घर वालों को बिना बताए
कई कई दिन तक बाहर रहती थी। घर वाले उसकी इन हरकतों से फिक्रमंद रहते थे। कई बार इसे लेकर विवाद भी हुआ, लेकिन वो इन सब बातों की परवाह नहीं करती थी। 12 नवंबर की रात भी करीब 8:30 बजे वो घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद लौट कर नहीं आई। पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि किसी परिवार की लड़की पिछले 5 दिनों से लापता है और उस परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज कराने की जहमत नहीं उठाई। पुलिस का पहला शक अब परिवार पर था। घर के तमाम लोगों से पूछताछ शुरू हुई, मगर इस पूछताछ से पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसकी शक की सुई को कहीं और घुमा दिया। किसी की घर की बेटी तकरीबन हफ्ते भर से गायब हो और घर वाले अपनी बेटी की गुमशुदगी की एक अदद रिपोर्ट तक न लिखवाएं तो हैरान होना लाजमी है। वर्षा की गुमशुदगी के मामले में कुछ ऐसा ही था। पुलिस वाले उसके घर वालों के रवैये से हैरान थे, लेकिन घर वालों ने रिपोर्ट न लिखवाने की जो वजह बताई वो भी कम चौंकाने वाली नहीं थी। घर वालों ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीरें पुलिस को इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्हें लगता था कि तस्वीरें सार्वजनिक होने पर उनकी बेटी की बदनामी हो सकती है। वर्षा दरअसल शादीशुदा थी। कुछ साल पहले विशाल मेहता से उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही वक्त बाद दोनों में अनबन होने लगी। हालात यहाँ तक आ पहुंचे कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। विशाल वर्षा से तलाक चाहता था क्योंकि वो अब किसी और से प्यार करने लगा था, लेकिन दोनों में अभी तक तलाक नहीं हुआ था। ये बात जरूर थी कि दोनों अलग अलग रह रहे थे। कुछ वक्त पहले ही वर्षा को पता चला कि उसके पति विशाल ने उसे तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी कर ली। ये एक तरह से गैर कानूनी है। पुलिस को अब इस कत्ल की वारदात में विशाल के ऊपर शक करने के अलावा कत्ल का मकसद भी नजर आने लगा। तफ्तीश में पुलिस को यह भी पता चला कि विशाल से अलग रहने के दौरान वर्षा के कई दोस्त बने। वर्षा के नए नए बने दोस्तों की फहरिस्त बेहद लंबी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिमी नाम के लड़के से उसकी दोस्ती काफी बढ़ गई थी। पुलिस अब विशाल के अलावा जिमी को भी खंगालने लगी, लेकिन सवाल ये था कि विशाल के पास तो कम से कम कत्ल का मकसद था, पर जिमी के पास इस कत्ल का क्या मकसद हो सकता है? अब ले देकर पुलिस के पास एक आखिरी रास्ता बचा था, CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड, क्योंकि वर्षा के मोबाइल फोन का CDR ही बता सकता था कि मरने से पहले उसकी आखिरी लोकेशन क्या थी और उसने आखिरी बार किससे बात की। पुलिस के हाथ जब वर्षा की CDR रिपोर्ट लगी तो पुलिस और चकरा गई। पता चला कि वर्षा के परिवार वाले और उसके पति विशाल पर जो शक वो अब तक करती आ रही थी वो बेवजह थी। लिहाजा शक के दायरे से 3 किरदारों में से वर्षा के परिवार वाले और उसके पति विशाल का नाम अब बाहर कर दिया गया। जिमी अभी भी पुलिस के शक के घेरे में था। हाँ, मगर इस दायरे में अब आया एक नया नाम। यह नाम था धर्मेंद्र सिंह का। यह नाम चौंकाने वाला था, क्योंकि धर्मेंद्र सिंह खुद एक पुलिस वाला था। वो शहर के साकची थाने में ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। CDR से पता चला कि पिछले कुछ महीनों में वर्षा की जिन 2 लोगों से सबसे ज्यादा बात हो रही थी वो जिमी और धर्मेंद्र था। लेकिन सवाल ये था कि वर्षा एक पुलिस वाले से क्यों बात कर रही थी? क्या वो किसी मुश्किल में थी? हालांकि जब पुलिस ने धर्मेंद्र और जिमी से पूछताछ की तो दोनों ने खुद को वर्षा की मौत से बेखबर बताया। जिमी से तो पुलिस ने आमने सामने की पूछताछ की, लेकिन धर्मेंद्र सिंह से पुलिस को फोन पर पूछताछ करनी पड़ी क्योंकि वो छुट्टी पर बिहार गया हुआ था। मामले की संजीदगी को देखते हुए धर्मेंद्र को फौरन जमशेदपुर बुलाया गया। इस बीच पुलिस ने जिमी और SI धर्मेंद्र सिंह की CDR निकलवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। जिमी और धर्मेंद्र की CDR आते ही जब उसे बारीकी से जांचा गया तो पुलिस दंग रह गई। गुमशुदगी वाले दिन से लेकर वर्षा के मोबाइल फोन के बंद होने तक धर्मेंद्र और वर्षा की न सिर्फ फोन पर कई बार बातचीत हुई, बल्कि 12 नवंबर की रात को धर्मेंद्र और वर्षा के मोबाइल फोन की लोकेशन शहर के टेल्को इलाके में ही मिली। यह अपने आप में इस बात का सबूत था कि वर्षा अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी में धर्मेंद्र के साथ थी। 2 संदिग्धों से पूछताछ करना शुरू किया। उसमें से एक हमारे जमशेदपुर पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं। वो उस वक्त छुट्टी पे गए हुए थे, तो उनको लाके पूछताछ किया और उनके द्वारा जो जवाब दिए गए उनको वेरीफाई किया। तो फाइनली पुलिस को कल उन्होंने बताया कि उन्होंने ही इस महिला की हत्या की थी। इसी के बाद पुलिस ने जब धर्मेंद्र से सख्ती से पूछताछ की तब धर्मेंद्र ने न सिर्फ वर्षा के कत्ल की बात कबूल की, बल्कि इस साजिश के रचने से लेकर उसे अंजाम देने तक की ऐसी कहानी सुनाई कि खुद पुलिस वाले भी अपने बीच के एक शख्स की सच्चाई को जानकर
हैरान रह गए। धर्मेंद्र ने बताया कि 12 नवंबर को उसी ने वर्षा को टेल्को में अपने पास बुलाया था। वर्षा करीब 9 बजे धर्मेंद्र के टेल्को वाले घर पहुंची। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसी के बाद धर्मेंद्र ने वर्षा का कत्ल कर दिया। धर्मेंद्र ने पहले वर्षा का सर दीवार पर मारा, जिससे वो बेहोश हो गई, और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के सामने अब वर्षा का कातिल मौजूद था, लेकिन पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि सिर्फ अचानक हुए झगड़े की वजह से ही उसने वर्षा का कत्ल किया हो, क्योंकि कत्ल की इस वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उससे ऐसा लग रहा था कि इस कत्ल की तैयारी बहुत पहले से की गई थी। पुलिस की माने तो धर्मेंद्र ने कत्ल के बाद लाश को निपटाने के लिए प्लास्टिक की 2 बड़ी बोरियां पहले से ही खरीद रखी थी, ताकि उसी बोरी में भरकर लाश को ऐसी जगह फेंकी जाए कि किसी को पता ही नहीं चले, और उसने ऐसा ही किया। धर्मेंद्र ने उस रात वर्षा की जान लेने के बाद लाश निपटाने से पहले पूरी तैयारी की। उसे बोरी में पैक किया, फिर बोरी का मुंह सिला और रात को टेल्को के उस इलाके में बीट पर तैनात पुलिस वालों को फोन कर उनकी लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल की। धर्मेंद्र खुद पुलिस में था, तो उसका बीट अफसरों के बारे में बातचीत के दौरान पूछताछ करना पुलिस वालों को भी अजीब नहीं लगा। लेकिन असल में धर्मेंद्र पुलिस वालों की लोकेशन पता कर लाश निपटाने के दौरान पकड़े जाने से बचना चाहता था। देर रात करीब 1:30 बजे जब धर्मेंद्र को इस बात का यकीन हो गया कि बीट अफसर दूसरी तरफ है और आसपास के लोग सो रहे हैं, तो उसने लाश से भरी बोरी अपनी बाइक पर रखी और उसे तार कंपनी के तालाब में फेंककर वहां से वापस घर लौट आया। लोगों को शक न हो इसलिए अगले दिन वो काम पर भी गया, और फिर इसके 1 दिन बाद वो छुट्टी पर आरा बिहार चला गया, जिसके लिए उसने पहले से अर्जी दे रखी थी, यानी एक प्री प्लान मर्डर था। लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह यह कायम था कि आखिर धर्मेंद्र ने वर्षा का कत्ल क्यों किया। तो कातिल अब पुलिस के सामने था, लेकिन कत्ल की वजह क्या थी, इस पर से पर्दा उठना अभी बाकी था। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। कातिल ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक की बोरी पहले से खरीद रखी थी। कातिल ने छुट्टी पर जाने की अर्जी भी पहले से दे रखी थी, यानी यह साफ था कि कत्ल अचानक झगड़े के बाद नहीं हुआ, बल्कि कत्ल की साजिश पहले से ही रची जा चुकी थी। पर आखिर कत्ल की वजह क्या थी? तो अब कातिल अपना मुंह खोलता है और फिर वो जो कहानी सुनाता है, उस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले तो खैर यकीन कर लेते हैं, लेकिन लड़की के घर वालों को कातिल की कहानी पर अब भी भरोसा नहीं है। धर्मेंद्र अब जो बताने वाला था वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। बकौल धर्मेंद्र, वर्षा उसे ब्लैकमेल कर रही थी और पैसे ऐंठ रही थी। उसके इस ब्लैकमेलिंग के खेल में वो वर्षा को अब तक करीब 40,000 रुपए दे भी चुका था। तो सवाल ये था कि ब्लैकमेलिंग क्यों? आखिर वर्षा के पास ऐसा क्या था जो वो एक पुलिस वाले को ब्लैकमेल कर रही थी? पुलिस की माने तो वर्षा की तरह खुद धर्मेंद्र कुमार भी शादीशुदा था, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। इसी नजदीकी का फायदा उठाकर वर्षा न सिर्फ धर्मेंद्र से रुपए की वसूली कर रही थी, बल्कि उसके पास धर्मेंद्र की कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो भी मौजूद थे जिन्हें वो सोशल मीडिया पर डालने और उसके परिवार को भेज देने की धमकी दे रही थी। वर्षा के घर वाले धर्मेंद्र को कातिल तो मानते हैं, लेकिन उन्हें धर्मेंद्र की ब्लैकमेलिंग की थ्योरी पर यकीन नहीं है। पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट से पहले घर वालों के शक के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। बेमेल रिश्तों और ब्लैकमेलिंग की वजह से हुए एक लड़की के कत्ल के इस मामले को पुलिस ने सुलझा तो लिया है, लेकिन एक कातिल के तौर पर एक पुलिस वाले की साजिश देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि एक पुलिस वाले को कम से कम इतना तो पता होता ही है कि गुनहगार चाहे जितना भी जोर लगा ले, आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। अनूप सिन्हा के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, जमशेदपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।